हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है शुभम फोगाट। हमने अपने पिछले कंप्यूटर के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट डिस्कस कर लिया। तो यानी कि अब तक जो है हम अपने एमएस ऑफिस से रिलेटेड तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी एमएस एक्सेल और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यानी कि एमएस पावर पॉइंट, वो तीनों अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अपना एक छोटा सा टॉपिक और बचा है यूनिट 3 में, यानी लोटस स्मार्ट स्वीट का। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके एमएस ऑफिस की तरह। इसके अंदर भी सिमिलर पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक वर्ड प्रोसेसर मिलता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम मिलता है, रिलेशनल जो है आपका एचआर में यूज किया जाता है वो डॉक्यूमेंट बनाने को मिलता है। तो उस तरह की चीजें आज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइनली अपने यूनिट 4 पर जंप कर लेंगे, जिसके अंदर आपका जो है टैली प्रोग्राम और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एसपीएसएस जैसे टॉपिक डिस्कस होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लोटस स्मार्ट स्वीट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि लोटस स्मार्ट स्वीट को समझेंगे कि वो क्या है, अफेक्टिव वर्कशीट यानी कि वही वर्कशीट किस तरह बनती है जो आप एक्सेल में बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलर जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, आपने एक्सेल में ये चीज ऑलरेडी देख रखी है कि सेल को रेफर कैसे किया जाता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की जाती है और रिलेटिव रेफरेंसिंग की जाती है। सिमिलर चीजें बिल्कुल यहाँ पर डिटो सीखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्मार्ट स्वीट इज एन ऑफिस स्वीट फ्रॉम लोटस सॉफ्टवेयर। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वैसे ही लोटस सॉफ्टवेयर कंपनी करके भी एक कंपनी है जो ये स्मार्ट स्वीट करके प्रोग्राम बनाती है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट के इस सिमिलर स्वीट को बोलते हैं 360, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्वीट। द ऑफिस स्वीट हैज टू वर्जन्स, वन फॉर विंडोज एंड अदर फॉर ओएस 2। यानी कि जो मैक ओएस है, यहाँ पर ओएस 2 लिखा है ना, वो यानी कि जो एप्पल की मैकबुक्स या मैक ओएस जो है, जो एप्पल में सॉफ्टवेयर विंडोज यूज की जाती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जाता है उसके लिए। तो एक तो विंडोज के लिए हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो हो गया जो एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यहाँ पर ओएस 2 के नाम से दिए गए हैं, यानी मैक ओएस। आजकल मोंटेसरी चल रहा है, इससे पहले आपका जो है मोहावे था, उससे पहले आपका कुछ और था। Smart Suite is not officially supported by IBM on versions of Windows after XP, but it does work well on both 32-bit and 64-bit versions of Vista and 7। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये IBM की ही एक कोई सब्सिडरी होगी लोटस कंपनी, तो इनका ये कहने का मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये Windows XP के बाद कंपैटिबल नहीं थे। Windows XP तक ही जो है ये सपोर्ट करते थे, लेकिन किसी तरह जो है Windows 7 तक इनको चला दिया गया था। तो 64 और 32-bit वर्जन होते हैं, वो एक हार्डवेयर लिमिटेशन स्पेसिफाई करते हैं आपकी विंडोज की। जैसे 32-बिट वर्जन जो है वो आपके सिर्फ 4 GB रैम तक जो सपोर्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड 64-बिट जो है इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ रैम जो है सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में 16 GB है, आपके में 64 भी हो सकती है, किसी में 8 होती है, किसी में 4 भी होती है, किसी में 128 GB रैम भी होती है। तो इस तरह की जो है चीजें की जा सकती हैं, उस तरह का यहाँ पर बात की गई है। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, ये सारी चीजें जो है हमारी वैसे ही लोटस स्मार्ट स्वीट में चलेंगी। तो लोटस वर्ड प्रो यानी वर्ड प्रोसेसर, ये क्या किसका फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे एमएस वर्ड का। लोटस 123 स्प्रेडशीट, यानी कि ये क्या है, 123 क्या है, एमएस एक्सेल है लोटस का। लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा जो डॉट पीपीटी है, यानी कि जो पावर पॉइंट जो हमारा एमएस ऑफिस में काम करता है, वही सिमिलर फंक्शन फ्रीलांस लोटस में करता है। लोटस अप्रोच रिलेशनल डेटाबेस, जो एचआर मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो लोटस अप्रोच है। ऑर्गेनाइजर पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, आप इसके अंदर जो है अपने पर्सनल डाटा बना सकते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह हो गया, तो वो चीजें इसमें की जा सकती हैं। स्मार्ट सेंटर आता है, टूल बार टू क्विक एक्सेस प्रोग्राम्स, और फास्ट साइट यानी वेब डिजाइन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको नाम अगले अपने लेक्चर में जरूर से बता दूंगा, वो आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो वो एक वहां पर उनका प्रोग्राम है जो सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट इस तरह से सिमिलर फंक्शन करता है। आप उससे अपनी वेबसाइट जो है बना सकते हैं जाके। स्क्रीन कैम यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, तो जैसे यहाँ पर मैं ओबीएस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ही एक लोटस का भी स्क्रीन कैम आता है जो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करके दे देता है। तो ये वही चीज बता रखी है। वर्ड प्रो वर्ड प्रोसेसर है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड, ये उनकी कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि कितनी कितनी की सॉफ्टवेयर को स्पेस यूटिलाइज करनी है। जैसे आप देखेंगे जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो आपकी मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में जो है या एसएसडी में कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ले लेता है। तो वही स्पेस की यहाँ पर बात की जा रही है। और चूंकि ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, देखिए एक्सपी 2003 में आई थी, और उसके बाद जो विंडोज 7 है वो शायद 2008-9 के आसपास आई होगी। विंडोज 8 जो है 8 और 8.1 वो 2013-14 में आई थी। तो ये बहुत पुराने जमाने की बात है, ये 2003 की बात की जा रही है। तो उसमें 16 MB 38 MB तो बहुत बड़ी वैल्यूज हुआ करती थी। उसके अलावा इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी गई है कि आईबीएम, उस पहले जो कंप्यूटर थे वो आईबीएम के ही होते थे। आईबीएम ही था जो सबसे पहले कमर्शियल कंप्यूटर यानी पब्लिक कंप्यूटर लेके आया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लाई, उसके बाद जो है अपना एप्पल लेके आया। तो आईबीएम जो है कंपैटिबल सिस्टम होने चाहिए। वीजीए मॉनिटर होना चाहिए, आपका जो विजुअल ग्राफिक जो मॉनिटर है वो होना चाहिए। 8 MB की रैम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 8 MB की रैम की बात करें, 8 MB तो आजकल क्या ही बताऊं, आपका कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं होगा 8 MB में। स्टार्ट क्या, कुछ भी नहीं होगा, पावर बटन तक नहीं दबेगा 8 MB में। इतना तो कैश है आजकल आपके सीपीयूज के अंदर।
रजिस्टर्स का। डॉस 3.0 ये सॉफ्टवेयर हैं, तो मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड 56 MB मैक्सिमम, ये जो यहाँ पर गिवन है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद जो है वर्ड प्रो के बारे में बता दिया गया है। पहले इसका नाम एमी प्रो हुआ करता था, और इसके बाद सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ जो है ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर है जो हम MS ऑफिस में करके आए हैं। डिट्टो वही चीज़ें हैं, बस नाम अलग है, कंपनी अलग है बस। ये देखिए 1 2 3 इज अ मेंबर ऑफ स्प्रेडशीट फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक चार्टिंग, वही चीजें। स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल, ये देखिए आप इस चीज को, ये बिल्कुल आपका ऑलमोस्ट जो है सेम है MS एक्सेल के। तो इनको अलग से जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता, पूछ ले तो आप चुपचाप जाके अपना MS एक्सेल के सिमिलर फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन करके आ जाएंगे, तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाए। क्योंकि यार अल्टीमेटली सोल पर्पज स्प्रेडशीट का यही रहता है ना, कि आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सको, मैनेज कर सको, एनालाइज कर सको, उसके ऊपर मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक फंक्शंस लगा सको। वो सेम चीज यहाँ कर रहा है, तो मोर और लेस चीजें जो है सेम है। बस कुछ चीजों का जो है, आप देखें ना आपके ब्राउजर है कितने तरह के आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी क्रोम आता है, आपका गूगल क्रोम हो गया, और आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपका ओपेरा हो गया, आपका ब्रेव हो गया। भाई चाहे दिखने में चाहे कुछ 1-2% अलग हो सकते हैं, बट फंक्शंस तो सबका सेम है ना। सबको गूगल चलाना है, सबको यूट्यूब चलाना है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस पर जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। आइए अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आते हैं वो आ जाते हैं, जो कि हमारा है यूनिट 4 का पहला टॉपिक, ये रहा इंट्रोडक्शन टू टैली। तो ये चीज जो है ना, ये आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए, उतनी रेलिवेंट है नहीं। रेलिवेंस में आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ। MS वर्ड और एक्सेल, उसके अंदर मैक्रोज और अपने इस तरह से सेल रेफरेंसिंग, इस तरह की चीजें जो है, आप कुछ फंक्शंस उनके याद कर लीजिएगा आप, और जो है अपनी क्या बोलते हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, इफ फंक्शन याद कर लीजिएगा। एक और फंक्शन आता है जिसका नाम होता है अपना व्हाट इफ भी होता है, और एक होता है एक और पर्टिकुलर, ये रहा वी लुकअप, ये रहा वी लुकअप, एग्जैक्टली यही फंक्शन। वी लुकअप जो है ये सेम फंक्शन आपको एक्सेल में मिलता है, कुछ खास ज्यादा है नहीं। ये आपको एग्जैक्ट वो फिगर ढूंढ के दिखा देता। अगर आपका डाटा बहुत 100, 150, 200, 1000, 1200 लाइनों का है, तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एग्जैक्टली, आप अपने उसके अंदर कुछ रिलेटिव फिगर्स लिख दीजिए कि भाई मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, बट मुझे लग रहा है वो फिगर जो है ना 1200 से 1500 के बीच का है, वो वैल्यू डाल दीजिए। और मुझे लग रहा है ना वो 150 से लेके 250 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, जो नंबर है आपके वो सेल्स के, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और उसका जो कॉलम है वो ABC, वो यानी कि A से C के बीच में, यानी कि वो A B या C, इन तीनों में से कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की आप रेफरेंसिंग देंगे ना, तो वी लुकअप के फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली वो चीजें फिल्टर आउट करके दे देगा, भाई इनमें से बता दो कौन सा है। वो चीजें यहाँ पर बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए लोटस स्मार्ट स्वीट। अब तो ये आता भी नहीं है, अब का बंद हो चुका है। अब जो आता है वो आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप चाहे एप्पल इकोसिस्टम में चले जाएं, विंडोज में चले जाएं, चाहे अपने मोबाइल फोन में चले जाएं, आपको अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही देखने को मिलेगा। अब जो थोड़ा बहुत है गूगल शीट्स वगैरह आनी स्टार्ट हो गई है, बट अदरवाइज मेजोरिटी स्टेक जो है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके प्रैक्टिकल, आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो है इंट्रोडक्शन टू टैली। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स डालते हैं, और उसके बाद उसकी डेली ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो आप अपने अकाउंट्स में करते आ रहे हैं ना, कि भाई कैश आया तो कैश डेबिट कर दो, किससे आया उसको क्रेडिट कर दो, अपने एसेट खरीदा है तो एसेट को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो, या क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर का नाम लिख दो। वो सारी एंट्रियां जो आपने 11th 12th में अपनी बीकॉम में कॉपी पेन पे लिखी हैं, वो सारी एंट्रियां कंप्यूटर पे टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा करी जाती हैं। तो वो चीज यहाँ पर होती है। अब आते देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। टैली इज अ पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज इजी टू यूज। हाँ बिल्कुल आसान है। एक, मैं कहूंगा एक हफ्ता भी अगर आप YouTube से भी इसको सीख लेंगे ना, तो आपको जो है, आप अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस, आप अपने घर के लिए टैली को यूज कर सकते हैं। इतना आसान सॉफ्टवेयर है ये। डिजाइन टू सिंपली कॉम्प्लेक्स डे टू डे एक्टिविटी एसोसिएटेड विद एन एंटरप्राइज। तो बिल्कुल सही बात है, वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। जो डे टू डे जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो आप इसके अंदर पोस्ट करते जाते हैं, उनकी नरेशन लिखते हैं, फिगर डालते हैं। उसके बाद जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली, आप देखिए जब आप कोई चीज डालेंगे, जब आप एंट्री डालेंगे, तो वहां पर कोई अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट बनाते हैं, तो वो कैश अकाउंट जो है अपने आप में एक लेजर भी क्रिएट हो जाता है साइड बाय साइड, वो काम भी ऑटोमेटिकली कर दे रहा है। तो लेजर पोस्टिंग आप कर दे रहे हैं, लेजर पोस्टिंग से जो आप ऑटोमेटिकली लेजर पोस्टिंग हो जा रही है, सॉरी जर्नल पोस्टिंग से जो आपकी लेजर पोस्टिंग हो जा रही है। लेजर पोस्टिंग अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस बना दे देगा। ट्रायल बैलेंस बन गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनी बनाई मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ टैली के अंदर अपनी जो जर्नल एंट्री है वो करनी होती है, आपका सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली अपने आप ऑटोमेटिकली आगे से आगे बना के दे देता है। इतना आसान जो है, इतना अच्छा जो है ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए सोल्यूशन अराउंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हर चीज का मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्काउंट, स्टॉक, इनवॉइसिंग, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, आप इसके अंदर हर चीज कर सकते हैं अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड। द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय टैली मेक्स डाटा रिलायबल एंड सिक्योर। इन टैली डाटा कैन बी सीन ओनली बाय एप्लीकेशन एंड दिस इंक्रीजेस द, हाँ ये बात है टैली की। देखिए बात, जैसे आपको कल भी बताया था ना मैंने आपको कि
जैसे पीडीएफ फाइल है वो आप पीडीएफ रीडर में खोल लीजिए, चाहे अपने वेब ब्राउजर में खोल लीजिए, पीडीएफ फाइल आपकी कैसे भी खुल सकती है। सिमिलरली पीपीटी को ही आप तीन तरह से सेव कर सकते हैं। डॉट पीपीटी अगर आपको उसको पावर पॉइंट में खोलना है, डॉट पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ की तरह इस्तेमाल करना है, और जो है आपको अगर उसको वेब पेज की तरह खोलना है तो आप उसके आगे सिंपली डॉट एचटीएमएल लगा दीजिए। लेकिन टैली की जो एक्सटेंशन है वो स्पेसिफिकली सिर्फ टैली में ही खुलेगी। अगर आपको किसी की बुक्स बाई चांस मिल भी जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली का डाटा डॉट जिप फाइल में जो बन के आता है वो मिल भी जाता है, तो भी आप उसको अपने कंप्यूटर में खोल के नहीं देख सकते। वन, आपके पास टैली नहीं होगा क्योंकि वो टैली में खुलेगी। दूसरी चीज, आपके पास उसका पासवर्ड ही नहीं होगा। आपकी जो बुक्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। आप उसको आपको जो है, अच्छा, सेकंड थिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। तीसरी थिंग, आप मगर अगर मान लो जो आप उसको खोल भी लेते हैं तो भी आपको एंट्रीज बदलने के लिए, देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह का लेवल ऑफ कंट्रोल है। इनफैक्ट आगे भी कंट्रोल है। आपको व्यूइंग राइट्स भी मिल गए। मान लीजिए आप आपको डाटा मिल गया, आपने वो खोल लिया, आपको पासवर्ड भी मिल गया, आपने वो जो है बुक्स भी देख ली, लेकिन उस बुक्स के अंदर जो है व्यूइंग राइट मतलब लेकिन बुक्स के अंदर अगर आपको कोई हेर फेर करनी है तो आपको अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के लिए, वो राइट के लिए जो है और उसकी जो अथॉरिटी है उससे एक्सेस लेना पड़ेगा, वहां फंस जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो है आप अल्टीमेटली टैली बहुत सिक्योर सिस्टम है अपने आप में। आप अपनी फाइनेंशियल बुक्स को यहाँ पर बहुत सिक्योरली मैनेज कर सकते हो। Tally ERP9 is an advanced and simple to use accounting software. It is software with the help of which accounting process is carried out mechanically through instruction given by user with the selection of graphical represented information on computer screen। तो आइए देखते हैं। यूजर फ्रेंडली है, इजी टू इंस्टॉल है। आप जाइए टैली वेबसाइट पे, tally.erp9 लिख दीजिए, आप जो है अपना टैली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जाइए, सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा जो गेटवे टू टैली है, उसके अंदर क्रिएट कंपनी, ओपन कंपनी, सेटिंग्स, इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। एक्टिवेट लाइसेंस, अगर आपके पास एक कमर्शियल लाइसेंस है उसको यूज करने का, वो डाल दीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास यूजुअली कमर्शियल लाइसेंस होता है, मल्टी यूजर लाइसेंस होते हैं, सिंगल यूजर लाइसेंस होते हैं, उस तरह की चीजें हैं। आप नॉर्मली क्रिएट कंपनी कीजिए, अपनी कंपनी जो आपने बनाई है उसकी सारी डिटेल्स डाल दीजिए, कौन कौन ओनर है हर चीज डाल दीजिए, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, इशूड कितनी है, अनपेड कितनी है, इस तरह की सारी डिटेल्स डाल देंगे। उसके बाद आप अपनी जो है आपका प्रॉपर जो गेटवे टू टैली है वो खुल जाएगा। उसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स दिख जाएंगे आपको, इन्वेंटरी मैनेजमेंट दिख जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख जाएंगी, सारी चीजें दिख जाएंगी। आप फिर धीरे धीरे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए, अपने वाउचर्स उसके अंदर एज डाटा एंट्री जो है आप एंटर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सारा काम टैली जो है आगे से आगे आपके लिए करके दे देगा। प्रोवाइड कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन एनेबल, इसके अंदर आप ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। बिजनेस सॉल्यूशन की बात हुई ना, इसके अंदर सारे रेशोज जो हैं वो कैलकुलेट हो सकते हैं। अकाउंटिंग रेशो, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, हर तरह की रेशो जो है यहाँ पर कैलकुलेट आपको होकर मिल जाएंगी। वर्क विद मल्टीपल कंपनी अकाउंट साइमल्टेनियसली, बिल्कुल आप उसके अंदर तीन कंपनीज, आप मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है आपकी, तीन सब्सिडरी कंपनी है, तो आप बिल्कुल तीन अलग अलग जो है कंपनीज बनाइए और आप उनके बल्कि तीनों के डाटा जो है वो मर्ज भी कर सकते हैं अपनी पेरेंट कंपनी की जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ऑटोमेट द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल सही है, पेरोल सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। आप जैसे ही इसके अंदर एम्प्लॉइज की एंट्री डालना स्टार्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये सैलरी से रिलेटेड है तो ये पेरोल में चली जाएंगी। इससे आप अटेंडेंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, हर चीज जो है ये ऑटोमेटिकली फिर कैलकुलेट करके दे देगा कि भाई ये इसकी पेड लीव्स बनती थी, ये इसकी जो है मेडिकल लीव्स बनती है, ये इसने जो है अनपेड लीव्स ले ली है, महीने में 20-25 दिन ये आया है, इसका पर डे का हिसाब इतना बनता है, तो इसकी नेट पेबल सैलरी हो जानी चाहिए इतनी। पावरफुल ऑडिट कैपेबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है, ये आपके एरर्स जो है बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। क्योंकि आप जब डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो वहां पर जब कोई चीज आप एंटर करते हैं और मान लीजिए आपने कोई फिगर जो है गलत कर दिया, तो आप उसको इमीडिएटली जाके ट्रायल बैलेंस में अगर देखेंगे या लेजर पोस्टिंग देखेंगे उसकी, तो वहां पर आपको मिसमैच दिखाई दे जाएगा इमीडिएटली, और आप उसको फटाफट से उसी एंट्री पे जहां पे है भैया ये फर्क नहीं पड़ता, आपको वापस से नेविगेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में मिसमैच दिख गया तो आपको वापस बैक बैक बटन दबाकर और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके ढूंढना पड़ेगा वो एंट्री का। ना ना ना, ट्रायल बैलेंस में जहां मिसमैच दिखा उस एंट्री पे डबल क्लिक कीजिए, आपकी वो वाउचर खुल जाएगा, वाउचर को एडजस्ट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, उसके बाद आपका जो है ट्रायल बैलेंस जो है मैच हो जाएगा। गिव्स वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट, हाँ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स मिल जाती है। मैंने आपको बताया ना, करंट रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस, आपका जीएसटी इनवॉइसिंग, आपकी 3B 2A, इन सब की रिपोर्ट जो है यहाँ से जनरेट हो जाती है। इनवॉइसिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है, आपको इनवॉइस जनरेट करके देना है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। अकाउंटिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग का तो आपको अच्छे से पता है कि आइडेंटिफाई करना, जो अकाउंटिंग जो मॉनेटरी इवेंट्स हैं, ये जो इवेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शन है, जो मॉनेटरी इंपैक्ट डालती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका इंपैक्ट मेजर करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, और उसके बाद जो है उसकी एंट्री करके उसको कम्युनिकेट कर देंगे कि भाई ये जो है हमने इवेंट्स करे हैं, ये मॉनेटरी उनकी इंप्लीकेशंस हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और ये अब जो है आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है टू इट्स यूजर वेयर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग कितने तरह की होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये डिफरेंस भी आप जो है अपनी 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विद फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल डाटा है, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट है प्राइमरीली फ्रॉम ऑपरेशंस,
उस पे वो चीजें जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती है। इसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जर्नल्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस बनते हैं। तो इस तरह की जो है ग्रुपिंग, ग्रुप्ड ट्रायल बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो की जाती है। वो सारा सौदा जो है इसके अंदर किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपनी जो है कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि कॉस्ट मेरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ओवरहेड्स कितने आए हैं, एम्प्लॉई कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कितना आया, उसकी कितनी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। वो सारी चीजें आप कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपको, ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरे इनकम्स हैं, ये मेरा प्रॉफिट है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है, ये मेरा खर्चा, ये जो मेरी कॉस्ट है जो मैंने इनकर करी है उसकी एनालिसिस करके देता है। और फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस रहता है कि आप अपनी कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज कर सके, प्रोडक्टिवली उसको जो है रिड्यूस कर सके, कॉस्ट की रिडक्शन हो सके, ताकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट है उसको फाइनली इंक्रीज कर सके। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है कि जो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर जो अकाउंटेंसी हमें मदद करती है वो हमारी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। तो इसके अंदर जैसे हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होगी, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग हो गई, उसके बाद अपनी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग होगी, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। बजट्स आ गया, बजटरी रिपोर्ट्स आ गया, जो मैनेजमेंट लेवल का काम होता है ना, वो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं मेजर रिपोर्ट्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये चीजें आपको पता है, ये वही रिपोर्टिंग, ये अकाउंटिंग साइकिल की बात हो रही है। सबसे पहले वाउचर बनता है, वाउचर से जर्नल्स में एंट्री आती है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस से आपका प्रॉफिट एंड लॉस और पी एंड एल बनता है, पी एंड एल फिर जो है ये आपकी फाइनेंशियल साइकिल बन जाती है। ये देखेंगे आपको, ये आपको अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी हिसाब से चीजें जो है आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वाउचर बनेंगे, वाउचर से क्या, जर्नल पोस्टिंग होगी। यानी कि वाउचर क्या होता है, वाउचर आपके एक्सपेंसेस या इनकम का एक बिल होता है, बिल जिसको बोल सकते हैं आप, इनवॉइस जिसको बोल सकते हैं, वो आपका वाउचर होता है। इसके अंदर आपके क्या होता है, आपका बिल होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन जो है उसका मैंने एक वाउचर बनाया, वो बिल हो गया। मोबाइल फोन का जो है उसकी जो जिससे मैंने खरीदा है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इनवॉइस हो गया। उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बनती हैं, तो वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। फिर जर्नल पोस्टिंग होती है, मान लीजिए वाउचर खरीदा ना, वाउचर मैंने बताया ना आपको, एक बिल होता है, एक इनवॉइस होता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, तो मोबाइल का जो बिल है वो मेरा वाउचर बन जाएगा। उस वाउचर को मैं अपनी जर्नल एंट्री में करूंगा। कैसे करूंगा, मोबाइल अकाउंट, क्योंकि मोबाइल मेरा एसेट है, मोबाइल अकाउंट डेबिट, तो मैंने कैश में लिया है तो कैश कर दूंगा, क्योंकि मेरा कैश गया है। तो ये है, मान लीजिए 10,000 का गया, तो इस तरह की चीजें मैंने ये जर्नल एंट्री कर दी। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्या हुआ, दो लेजर्स क्रिएट हो गए। कौन कौन से, मोबाइल अकाउंट यानी कि मेरा एसेट अकाउंट, इसको मोबाइल अकाउंट ना लिख के आप एसेट अकाउंट की तरह भी समझ सकते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, कैश अकाउंट। तो मोबाइल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा टू कैश, और अपना कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा बाय मोबाइल। तो 10,000 वहां एंट्री आ गई और 10,000 की वहां एंट्री आ गई, तो दोनों जो है, और वहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10,000 और इधर कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10,000। सिमिलरली जो भी कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा अपॉन डिडक्शन जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके अंदर से। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है लेजर पोस्टिंग। ये लेजर मैंने आपको बता दिया, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है, जो मैंने बता दिया आपको। मोबाइल जिसके अंदर आपके क्लोजिंग बैलेंस जो है, जैसे मोबाइल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है 10,000, वो आपकी ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मान लीजिए कुछ भी है, कैश का क्लोजिंग 20,000 था, 10,000 का मोबाइल ले लिया, 10,000 बच के 10,000 का मैं क्या लिख दूंगा अपना, वो कैश अकाउंट को उसमें एंटर कर दूंगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग, मतलब जितने भी क्लोजिंग बैलेंस है हमारे सारे लेजर्स के, वो अपने ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनली जो हमारा क्लोजिंग स्टेट है, यानी कि 31 मार्च को जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, चाहे वो इनकम के हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे एसेट के हो, चाहे लायबिलिटी के हो, चाहे कैपिटल के हो, तो सारे ट्रायल बैलेंस उठ के कहाँ पेस्ट हो जाते हैं, अपने रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में। कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगी, प्रॉफिट अपना, रेवेन्यूज जो है वो अपने पी एंड एल में आ जाएंगे, एक्सपेंसेस अपने पी एंड एल में आ जाएंगे, एसेट्स अपने बैलेंस शीट में आ जाएंगी। इस तरह से सारी पोस्टिंग रिस्पेक्टिव अपने जगहों पर ऑटोमेटिकली कर दी जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट आ जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स वही, जिसके अंदर पर्सनल, आपको वो चीजें पता है आपको, जो पर्सनल होती हैं, जिसके अंदर पर्सन आते हैं, जो डेबिट डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उस तरह की चीजें। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वही कंपनी होगी, कोई दूसरी कंपनी आपकी तरह, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, या ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव, कोई जो आपका एम्प्लॉइज है, मूव है, मतलब कोई भी ह्यूमन एलिमेंट जहां पर भी कंसर्न है, वो किस में आता है, पर्सनल एलिमेंट में आता है। तो ये क्या चीजें हैं। उसके बाद आते हैं अपने इम्पर्सनल, इसका रूल जो आपको पता ही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिमिलरली आपके रियल अकाउंट जिसके अंदर आप एसेट्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं अपने, मतलब एसेट्स की सारी एंट्री की जाती है, तो उसका रूल आता है डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट। जैसे ऊपर देखा हमने, मोबाइल आया तो उसको डेबिट कर दिया क्योंकि मोबाइल एसेट हो गया, और क्रेडिट वट गोज आउट की कैश गया यानी कि एसेट चला गया, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट यानी कि इसके अंदर अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स का जो है, प्रॉफिट एंड गेन्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो सारी एंट्रीज यहाँ पर की जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल जो है अपनी एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये चीजें हैं यहाँ पर बताई गई।
तो ये सारी जो है टैली में आपको देख रहे हैं आपकी सारी अकाउंटेंसी दोबारा से रिवाइज की जा रही है। डेबिट एंड क्रेडिट बताया गया है कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। जैसे अभी मैंने बताया मोबाइल लिया तो एसेट इंक्रीज हो गया ना, एक मेरे एसेट्स में मोबाइल ऐड हो गया तो एसेट की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, लेकिन एसेट कौन सा दूसरा कम क्या हुआ उसके अगेंस्ट में, कैश कम हो गया तो वो डिक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये चीजें जो है ये तो आपको टिप्स पर है, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशन। कंसेप्ट अपने बिजनेस एंटिटी की, भाई जो हमारी बिजनेस है वो हमारे जो उसके ओनर्स हैं उनसे एक सेपरेट एंटिटी होती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, बुक्स के अंदर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, वही इवेंट रिकॉर्ड होगा जो मनी के, जो एक पैसे की वैल्यू में जो है मेजर किया जा सकता है। गोइंग कंसर्न कि भाई ये कंपनी अगर खोली गई है तो ये मान के खोली गई है कि वो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगी, उसके ओनर चाहे कितनी बार भी बदल जाए, बट कंपनी जो है वो जो है सून इनफ बंद नहीं हो जाएगी, उसके ऑपरेशन इंडेफिनेट चलते रहेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की, भाई जो भी एंट्रीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है रिकॉर्ड की जाती है। अकाउंटिंग पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर बन जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, वो चीज यहाँ पर बताई गई है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर करेंगे, यानी कि जिस कॉस्ट पर आपने उसको ओरिजिनली परचेज किया है, आपके एसेट्स हैं, आपकी कोई भी चीज है, वो सारी चीजें आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। वही पेड टू एक्वायर इट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा मैंने दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पेड टू एक्वायर इट, जो खरीदने के लिए मैंने पैसा पे करा है वो चीजें आ जाती हैं। और उसके ऊपर आगे फर्दर जो है एडजस्टमेंट जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ, इस तरह की सारी हरकतें उसके ऊपर की जाती हैं। फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट की, आपके जो रेवेन्यूज हैं वो आपके एक्सपेंसेस से मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई खर्चा किया है या आपका कोई रेवेन्यू हुआ है, मान लीजिए आपकी सेल्स हुई है, और भाई सेल्स तभी होंगे ना जब आपके पास कुछ मटेरियल पड़ा होगा, आपने कुछ प्रोड्यूस किया होगा, आपने सेल्स का रेवेन्यू दिखा दिया, इधर जो है आपने टू परचेज दिखाई नहीं P&L में, तो फिर वो चीज नहीं चलती है। आपको मैच करना पड़ता है कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस को उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यूज के साथ। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आती है अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होते, ये बस एक प्रैक्टिस जो चली आ रही है, बहुत टाइम से चली आ रही है, उनको कन्वेंशन का नाम दे दिया जाता है। कंसिस्टेंसी का, भाई एक साल तुमने स्ट्रेट लाइन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दिया और दूसरे साल WDV से लगा रहे हो, तुम फिर अगले साल स्ट्रेट लाइन से लगा रहे हो, तो ये हरकतें मत करो। तुमने अगर WDV लगाया तो उसको कम से कम 5 6 10 साल उसी तरह से ट्रीट करो। तो जितने लंबे टाइम के लिए आप एक जो है प्रैक्टिस फॉलो करते रहोगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस जो है स्टेबल हो पाएगा, उतनी ज्यादा आपकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू जो है वहां पर दिखाई देगी। कंजर्वेटिज्म का मतलब जो है क्या होता है कंजर्वेटिज्म का, कि अपने जो लॉसेज हैं उनके प्रोविजन पहले बना लो और प्रॉफिट का कोई प्रोविजन नहीं किया जाता। यानी कि एक प्रूडेंस की सोच रहती है कि मान लीजिए मुझे आने वाले टाइम में कोई खर्चा पे करना है तो मैं उसके लिए ही अभी से कुछ कुछ पैसा जो है बचाना स्टार्ट कर दूं, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटीज हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या क्रेडिटर्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। आप अपने आने वाले टाइम के कोई खर्चे को एंटीसिपेट कर रहे हो आज, तो उसका अभी से प्रोविजन बना लो। प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स बनता है, डिबेंचर्स का प्रोविजन बनता है, हर तरह का प्रोविजन जो है बनता है। वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आते हैं कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, यानी कि आपका आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो मटीरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपए का खर्चा हो गया, 10 रुपए की इनकम हो गया, आप उस 10 रुपए की एंट्रियां कर रहे हो, नहीं। बड़ा खर्चा लिखो जो मटेरियल आपकी एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसके अंदर लिखे जा रहे हो। रिलायंस है, वहां पर आप उसकी बुक्स खोल के देखो, आपको 10 10 20 20 100 100 रुपए की एंट्रियां थोड़ी मिलेगी। वहां एंट्री मिलेगी 100 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की, ऐसे लाखों में एंट्रीज जो है वो मिलेंगी, क्योंकि वो एंट्रीज ऐसी है ना जो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है। आप 100 रुपए की एंट्री करके क्या साबित करोगे, कुछ ही नहीं। तो वो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। फुल डिस्क्लोजर, बिल्कुल डिस्क्लोजर तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से मैंडेटरी ही है। तो वो चीजें यहाँ बताई गई हैं कि जो भी हरकतें आप कर रहे हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना आकर लेकिन फ्यूचर में आ सकती हैं, तो वो आप डिस्क्लोज करोगे। या आपने जो अपने अकाउंटिंग कौन कौन से अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करें हैं, IFRS कौन से फॉलो करें हैं, एक ICDS होता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, वो अलग लेवल की चीजें हैं, वो डिस्क्लोज करोगे। हर चीज इस तरह से आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि भाई मैंने ये अकाउंट्स जो बनाए हैं, ये जो मैं फिगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अपनी दिखा रहा हूँ, ये जो डिविडेंड मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने इन इन रूल्स और इन इन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दिखाए हैं, और मेरी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की गई है, और वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको बतानी पड़ती हैं। फिर ये कुछ आपकी डेफिनेशन आ जाती है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर, कैपिटल, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होती है, गुड रेवेन्यू। तो आपका पूरा ही 11th का जो है अपना अकाउंट जो है यहाँ पर रिपीट होने लग रहा है। तो अच्छी बात है, क्या बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वर्किंग इन टैली की। भाई जब आप टैली खोलते हो तो आपको क्या चीज दिखाई देती है, तो मैंने आपको बताया था, आप जैसे ही अपनी कंपनी क्रिएट कर देते हो, ये सेकंड स्क्रीन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनिशियल स्क्रीन होती है आपकी, जैसे ही आप टैली पे क्लिक करोगे, आप डाउनलोड कीजिए उसको, आज आप खुद ट्राई करके देखना, नहीं तो यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेना, टैली ट्यूटोरियल्स की बहुत वीडियो मिल जाएंगी। तो वो चीज जब आप खोलते हो, जैसे ही आप टैली पे क्लिक करते हो, तो आपको एक इस तरह का इस तरफ
एग्जैक्टली इस तरह एक छोटी विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर आपको दिखता है ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, न्यू कंपनी, सेटिंग्स, एक्टिवेट लाइसेंस, लाइसेंस एक्सपायरी, इस तरह के जो है, और एग्जिट का बटन होता है लास्ट में। तो इस तरह के आपको फीचर्स वहां पर दिखने को मिलते हैं। फिर जैसे ही आप अपनी, जैसे आपने ऑलरेडी कंपनी बना रखी है तो आप उस पर ओपन कंपनी क्लिक करेंगे। ओपन कंपनी क्लिक करेंगे तो अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज में आपको जिसमें फिलहाल एंट्री करनी है वो एंट्री कर देंगे। फिलहाल जो यहाँ पे क्रिएटेड कंपनी है वो क्या है, वोर के नाम से। यहाँ पर वोर खोल दिया, यहाँ पर इसका जो है आपका इस तरह से गेटवे टू टैली जो है वो विंडो खुल जाती है। आप देखेंगे इसके अंदर अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, क्विक सेटअप, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इंपोर्ट ऑफ डाटा यानी कि कोई और दूसरा डाटा इंपोर्ट करना है, बैंकिंग, बैलेंस शीट, पी&एल, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले और क्विट बटन। तो ये आपकी सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। आप अपने पर्टिकुलर अकाउंट्स को देखना चाहते हैं, जो आपने लेजर्स बनाए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। इन्वेंट्री को देखना चाहते हैं, जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, वो सारी यहाँ दिख जाएंगी। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, जिसके आप इंडिविजुअल जाके वाउचर्स क्रिएट करते हो, डाटा एंट्री, जो एक्चुअल डाटा एंट्री है वो काउंटिंग वाउचर्स वाले ऑप्शन में करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर जो आपने स्टॉक में लिया है, फीफो के हिसाब से करना है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करना है, लीफो के हिसाब से करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या वेटेड एवरेज जो है उसके हिसाब से करना है, वो चीजें सारी इन्वेंट्री वाउचर्स में डलेंगी। इंपोर्ट ऑफ डाटा, जो आप दूसरे किसी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपकी 3 सब्सिडरीज हैं तो आपको उनका डाटा कंसोलिडेट करना है तो वो इंपोर्ट ऑफ डाटा के थ्रू हो सकता है। आपके बैंकिंग फंक्शंस हैं वो यहाँ से कर सकते हो आप, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना, सीआरआर मेंटेन करना, वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। फिर फाइनली आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट, पी&एल, स्टॉक समरी, आपकी स्टॉक कितना है, कितनी वैल्यू है उसकी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, नेट एनएवी कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर रेशो एनालिसिस आएगा, प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशो, आपकी करंट रेशो, आपकी डेट इक्विटी रेशो, वो सारी रेशो जो है यहाँ पर, जो आपने अकाउंट्स में पढ़ी है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आपका जो है प्राइमा फेसी जो है टैली होता है। अब देखते हैं क्रिएशन ऑफ वाउचर एंड इनवॉइस। तो वो देखेंगे, आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, इस तरह आप ग्रुप क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा आप समझते हैं ना, जब आप अपने ही बैंक में जो है पैसा डलवाते हैं, उससे निकलवाते हैं, तो पैसा आप ही का है, दोनों आप ही की जगह है, आप ही के अकाउंट्स हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह बस रिलोकेट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। तो वो चीजें यहाँ पर बन जाती है। पेमेंट वाउचर यानी कि आपको किसी को पे करना है, वो वाउचर कैसे बनाना है, आपकी जो ये वाउचर क्रिएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट का आया हुआ है। आप इसके अंदर जो है, जैसे जो कमांड्स हैं, जो जिनका, जो भाई अगर ये कर चुके हैं वो अच्छे से जानते होंगे, जैसे अगर मुझे यहाँ पर पेमेंट करना है तो F5 दबाऊंगा, F6 दबाऊंगा तो ये वाउचर रिसिप्ट का बन जाएगा। अगर मुझे इनकम हो रही है तो मैं उसमें इनकम एंट्री डाल दूंगा। कॉन्ट्रा एंट्री जो है 4 से होती है। तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर की जा सकती हैं। आप अपनी यहाँ पर एंट्री डालेंगे, उसके बाद अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि भाई, नरेशन लिखते थे ना वो चीजें कि कहाँ से पैसा आया, जो डिटेल्ड एक छोटी सी समरी सी लाइन होती है कि भाई यहाँ से पैसा आया, इस चीज के लिए आया, वो चीज यहाँ पर लिख देंगे। फिर रिसिप्ट वाउचर आ जाता है, एडवांस, रेफरेंस, न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन, इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी बन जाती हैं। अच्छा, फिर डेबिट नोट आता है और क्रेडिट नोट आता है। तो ये क्यों आता है डेबिट नोट? जब आप परचेज रिटर्न करते हैं, आपने सुना था ना, आपने परचेज किया, कोई चीज परचेज कर ली, मान लीजिए मैंने मोबाइल परचेज कर लिया, अब मोबाइल में कल को देखता हूँ कोई डिफॉल्ट आ गया और ये रिप्लेसमेंट विंडो के अंदर आता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जाकर रिप्लेस कराऊंगा या रिटर्न कराऊंगा। तो वो क्या होता है, रिटर्न। तो मतलब मैंने क्या करा, परचेज करी थी, परचेज को रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न की जब एंट्री डालनी है ना तो डेबिट नोट एंट्री डाली जाती है। और सिमिलरली सेल्स, मैंने कोई बेच दिया और कोई मुझे वापस करने आ गया, वो चीज जो मैंने बेच दी थी वही वापस करने आ गया, तो मतलब मैं कौन सी एंट्री डाल दूंगा, क्रेडिट नोट की एंट्री। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। इनवॉइसेस आपके बिल होते हैं, जो मैंने आपको बताई दिया, जो भी बिल आपको मिलता है, कोई भी बिल हो उसको इनवॉइस बोलते हैं। जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, इस तरह के उनके नाम अलग अलग होते हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये आपको बताए हैं कि कितने तरह के इनवॉइस होते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम सेलर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक गुड्स टू द बायर एट अ स्पेसिफिक रेट। तो एक ऐसा बिल होता है जिसके अंदर ना तो अभी सामान गया है ना पेमेंट मिली है। ये एक फ्यूचर, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट सा हो गया कि भाई ठीक है, तू मेरे पास बिल लिखवा जा, मैं तेरे बिल की एंट्री कर लेता हूँ, तेरे उस, और आज का जो रेट चल रहा है उस रेट के ऊपर मैं वो बिल बना देता हूँ। और जब सामान आएगा, जब भी आएगा, चाहे कल आए, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, मैं इस बिल के अगेंस्ट वो सामान तेरे को सप्लाई कर दूंगा, तो इसी बिल के अगेंस्ट मेरे को जितनी आज वैल्यू है वो पेमेंट कर दियो। वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है। मतलब एक एडवांस इनवॉइस समझ लीजिए आप उसको, कि ना तो अभी गुड्स भेजे गए हैं ना उनके बदले पैसा रिसीव किया गया है, एक बस एक रिमाइंडर है कि भाई हाँ, ये बिल बना दिया है मैंने, इनवॉइस बना दिया है, और इसके अगेंस्ट मुझे आने वाले टाइम में जो है पैसा लेना है और सामान सप्लाई करना है। उसके बाद क्रेडिट मेमो आता है। वो क्रेडिट मेमो जब आप रिटर्न करते हैं उस टाइम दिया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं।
ये पेरोल स्टेटमेंट आपकी, यानी कि जो आपके सैलरी स्लिप्स होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, जो एम्प्लॉय डाटा है वो यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। परफॉर्म ऑल दोस फंक्शन विच आर नेसेसरी फ्रॉम एनी सैलरी डिपार्टमेंट। तो ये क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉइज मास्टर। तो एम्प्लॉय मास्टर का क्या मतलब होता है, ये मास्टर वो नहीं है कि भाई कोई टीचर हो या मास्टर, वो नहीं, यहाँ पे एक मास्टर रोल की बात की जाती है कि एक ऐसा डेटाबेस जहाँ पर हर चीज का रिकॉर्ड है, A to Z एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो एक मास्टर डाटा बोला जाता है या मास्टर रोल बोला जाता है इसको। इसका यही मतलब होता है कि उसके अंदर हर एम्प्लॉयज की जो है सैलरी से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड, उसकी लीव से रिलेटेड हर डिटेल्स वहां पर मौजूद मिलेगी। फिर ऐसे ही पेरोल मास्टर आता है कि भाई पेरोल के ऊपर बेस्ड किया जाता है, कितनी सैलरी जानी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अर्निंग बाय एम्प्लॉयज, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज की मतलब कितनी उनकी सैलरी है, क्या क्या उनके पीएफ डिडक्शन हुए हैं, उनकी लीव डिडक्शन हुई है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन जिसके अंदर आपका पीएफ, ईएसआई वो सब आता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, आपका ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो सब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन। ये तो है कि भाई एम्प्लॉय की डिडक्शन कौन सी है, ये है कंट्रीब्यूशन कितना किया उसने खुद से। एम्प्लॉयज अदर चार्जेस, मान लीजिए उसने मोबाइल फोन यूज किया है तो उसके चार्जेस, उसने कोई और कंपनी का जो है, मान लीजिए कंपनी का कोई ट्रांसपोर्ट यूज किया है वो चार्जेस, उस तरह की चीजें सारी हैं। उसके बाद उसका बोनस आ। तो सैलरी जो है अपने आप में, वो चाहे कोई कंपोनेंट हो, सैलरी का कंपोनेंट आपने देखे ना, बेसिक सैलरी, आपका डीए, एचआरए और बाकी परक्यूसिट्स हैं, बाकी आपके जो और आपको टैक्सेबल अलाउंसेस मिल जाते हैं वो सारे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो वो सारा जो है पेरोल आपका बनता है। ये आपकी पे स्लिप आ जाती है गेटवे टू टैली, डिस्प्ले पेरोल स्लिप। आपको कोई भी स्टेटमेंट देखनी है ना टैली में, तो आप गेटवे पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है ना डिस्प्ले, उस एग्जिट से ऊपर होता है, डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, वहां पर सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो टैली में आपका चीज मेंटेन हुई पड़ी है। आप उसके अंदर जो सेलेक्ट करेंगे वो आपको वहां पर दिख जाएगा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड आ जाता है, मेजरमेंट का कैसे करना है, स्टॉक कैसे है। तो इन्वेंट्री इन्फो आपने देखा होगा, दो है, सबसे ऊपर अकाउंट इन्फो आता है, फिर इन्वेंट्री इन्फो आता है। उसके नीचे भी जब आप वाउचर्स में जाएंगे तो वहां पर भी इन्वेंट्री जो है वाउचर्स करके एक हेडिंग आती है, तो उसके अंदर जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी चीजें आप कर सकते हैं। कितनी यूनिट्स हैं, कि उन यूनिट्स को किस हिसाब से मेजर किया गया, यूनिट्स की जो एंट्री है वो किस रेट पे रिकॉर्ड की गई थी, और जो उनकी एग्जिट है यानी कि इशुएंस है उनका, वो लीफो पे या फीफो पे या वेटेड एवरेज पे किस हिसाब से जो है उनको इशू किया गया है, किस रेट पे इशू किया गया है, इन्वेंट्री को एलोकेट किस हिसाब से किया जाएगा, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। ये आपका, ये देखेंगे आपका ये जो है इस तरह से बन जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग बुक एंड फाइनल अकाउंट। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर, वो जो आपको मैंने बताया था ना साइड में, आपके ऑलरेडी कमांड जो है साइड में दिखाई दे रहे होते हैं। आपको अगर याद नहीं है, प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं मोस्टली। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफिस में विजिट करेंगे, वहां पे देखेंगे उनके बड़े फटाफट हाथ चल रहे होते हैं इन चीजों के ऊपर। लेकिन आप एज ए न्यू भी हैं, अगर नूब है तो आप वहां पर जाएंगे तो उसके अंदर आपको सारी इंस्ट्रक्शन साइड में लिखी हुई दिखती हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारा डाटा वहां पर दिख जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो के कीबोर्ड है, शॉप है, कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पर F3 दबाएंगे तो कंपनी खुलेगी, F3 से नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ग्रुप क्रिएट करने हैं, ऊपर भी जाएंगे ये देखो सेलेक्ट कंपनी, डेट बदलनी है, पीरियड बदलना है, कंपनी की इन्फो निकालनी है, किसी का सर्वर से कनेक्ट करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको साइड में दिख जाती हैं। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। पीरियड, कंपनी, ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये देखिए आपकी डे बुक यानी कि दिन भर के खर्चे और दिन भर की रिसिप्ट, वो जो है यहाँ पर आ जाती हैं। वही चीजें हैं जो आप 11th में 12th में अपनी किताबों में करते आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं। बस कोई फर्क नहीं है। आपका सारा अकाउंटिंग्स का जो कंसेप्ट है वही डिट्टो है। आपने देखा सारा अकाउंटेंसी आपका आज टैली के अंदर रिवाइज हो गया। तो वो चीज जो है कितनी अच्छी बात है। कौन सी कैश बुक होती है, बैंक बुक होती है, लेजर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जर्नल होते हैं, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सारी कोई चीजें आपकी आ गई हैं। तो ये देखो आपकी बनी बनाई जो है बैलेंस शीट यहाँ पर बन गई, कैपिटल आ गया। आप इसके ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये बैलेंस शीट एकदम डिट्टो मैच कर रही है, यहाँ पर कोई फर्क है, आप उस हेडिंग पे क्लिक कीजिए, आपको सारा जो है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे परचेज है तो परचेजेस पे क्लिक करेंगे तो सारी परचेजेस जितनी भी हुई हैं एक साल के अंदर अंदर, वो सारी आपको निकल के आ जाएंगी। वो परचेजेस में जहां भी आपको लग रहा है कि भाई ये परचेज तो हुई नहीं है, आप उस परचेज को इंडिविजुअली जाके वहां पर डिलीट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस एंट्री को, अगर आपके पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं तो वो चीजें यहाँ पर की जाती हैं। तो बस यही आपका मेनली, ये आपका P&L अकाउंट है। ये आपको कहाँ दिखेगा, वहां पर आप सबसे नीचे रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको देखना था बैलेंस शीट दिखता था, P&L दिखता था, और जो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं या आपकी रेशो एनालिसिस है वो सारी वहां दिख जाती थी। नहीं तो आप डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में भी आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर टैक्स लगाना है, अब तो खैर वैट है नहीं, बट कुछ चीज़ों पे है, नो डाउट है, बहुत सारी चीज़ों पे है अभी भी, लेकिन अब तो जीएसटी आ चुका है, तो वैट को सिमिलरली यही फंक्शन है
बिल्कुल यही फंक्शन है, कोई अलग चीज नहीं है, बस उसको जीएसटी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या था एक्चुअली, कि आप जितनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना जो मान लीजिए आपकी कोई भी सप्लाई है, चाहे वो गुड की है सर्विस की है, तो वो जैसे जैसे मूवमेंट कर रही है, जैसे जैसे वो जो चीज है उस पर कॉस्ट जो है इंक्रीज की जा रही है, उस कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे जो है टैक्स लगाया जाता था। वो वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट था कि जो वैल्यू ऐड हो रही है उसके प्रोडक्ट में, उसकी कॉस्ट में, उस वैल्यू जो ऐड की गई है उस वैल्यू के ऊपर आपका वैट लग जाया करता था। वैट जो है थोड़ा वेग सा कॉन्सेप्ट था, बहुत टाइम से चला रहा था, जीएसटी ने बहुत चीजें अब रिफाइन कर दी हैं, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर साइलेंट फीचर दिए गए हैं कि वैट करना कैसे है, ये देखिए टैली में जाएंगे F3 क्रिएट अ कंपनी, ये एग्जैक्टली आपको वो सारा चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाती, ये आपको क्रिएट कंपनी वाला जो है चीजें सिखा रहे हैं कि क्रिएट कैसे करनी है, मैंने आपको बता दी थी। अब ये अनेबल करना है, यहाँ पर अब जैसे वैट डिटेल है ना, वैसे ये अनेबल जीएसटी का ऑप्शन आता है, आप वहां पर जाएंगे यस यस कर देंगे तो आपका जीएसटी जो है अनेबल हो जाएगा। वैट का भी है कि अगर आपकी लीकर शॉप है तो वहां पर वैट भी आएगा, तो वैट भी है, उसके ऊपर एडिशन में अब जो है जीएसटी आ गया, क्योंकि मोस्टली अब जीएसटी ही यूज किया जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पर दी जाएंगी। तो स्टॉक आइटम्स कैसे बनानी है, ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप ये लेक्चर एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक काम कीजिए, कोई भी 1 सवा घंटे की अगर आपको यूट्यूब पे टैली ट्यूटोरियल्स करके कोई वीडियो दिख रही है, वो जाके एक बार देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली जो है बहुत अच्छा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि टैली क्या चीज होती है, क्या कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करना तो सिंपली भाई tally.erp9 लिखिए गूगल के ऊपर, एक बार डाउनलोड कीजिए, 6-7 MB का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा भैया, वो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी आज वाईफाई इंटरनेट सबके पास है, तो वो देखिए अपने लैपटॉप में खोल के ये चीजें ना करने की कोशिश किया कीजिए। प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे भी नहीं। मैंने आपको एमएस वर्ड सिखा दिया, मैंने आपको एक्सेल सिखा दिया, मैं थ्योरेटिकली कितना पढ़ा लूंगा आपको। आप समझिए इस बात को, आप जब तक इन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आप गूगल पे सर्च तो करना स्टार्ट कीजिए, कोई चीज आप गूगल पे लिखिए, वहां पर आपको एक्सेल चाहिए। अब मेरे पास कई बच्चे बोलते थे पहले कि सर मैं एक्सेल खोल के बैठ जाता हूँ, मेरे पास डाटा होता नहीं है। भाई क्यों नहीं होता डाटा, आप गूगल पे जाओ, फ्री एक्सेल डाटा वहां पर लिख दो, या एक्सेल फ्री डाटा लिख दो, कुछ भी लिख दो इस तरह का, आपको इतने टेम्पलेट्स वहां पर मिल जाएंगे, आपको इतनी एक्सेलएस फाइल्स मिल जाएंगी वहां पर, जिसके अंदर आप जो है मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आप एक बार कोशिश तो करके देखा करो। आप गूगल का इस्तेमाल सही जगह करो, रील्स मत देखो, ये चीजें कहीं काम नहीं आएंगी। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, इन्फॉर्मेशन देखो, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे मोबाइल फोन देखने की बजाय यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स देखो, यूट्यूब पे टेक्नोलॉजी देखो, यूट्यूब पे अपनी अपनी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ग्रोथ को देखो। तो हर चीज जो है वो चीज देखने की कोशिश करा करो, जो आप पढ़ रहे हो उनको आप विजुअली एक्सपीरियंस करोगे, तो आपकी आपकी जो लिसनिंग मेमोरी है प्लस आपकी जो यानी ऑडियो विजुअल, अगर मैं सही करूँ तो ऑडियो विजुअल कॉम्बिनेशन जो है इज अ बेस्ट टीचर। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप चीजें देख रहे हो, आप चीजों को प्रैक्टिकली एक बार खुद से करके देख लो, आपको कोई चीज जो है दुनिया में आप भूल नहीं सकते। पेपर तो बहुत छोटी चीज है, आप दुनिया में कभी आपके सामने अगर कोई बोल दे कि भाई ये टैली है, एक बार मेरे लिए एंट्री कर दे, आप एंट्री यहाँ 1 मिनट में कर दोगे, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये चीजें खुद से, आपके अंदर खुद ये चीज मोटिवेशन होनी चाहिए। आपका फोकस जो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो फोकस रह गया ना, वो सिर्फ एग्जाम्स को क्लियर करने का रह गया कि भाई मेरे मेरे होने चाहिए एमकॉम में भी 80% नंबर। यार क्या उखाड़ोगे तुम उन चीजों का, जब तक तुम्हारे में स्किल्स नहीं है, जब तक तुम्हारे में लॉजिकल रीजनिंग नहीं है उन नंबर्स को एक्चुअली में प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, तो भाई वो नंबर सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे लिखे हुए शब्द हैं, वो किसी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। तुमको नौकरी मिल जाएगी लेकिन तुम वहीं के वहीं अटके रह जाओगे, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली सीखो चीजें, अपनी स्किल्स पे काम करो, स्किल को डेवलप करो। ग्रोथ अपने जो है आपके अपने स्किल्स के ऊपर होती है, ना कि आपकी डिग्री के ऊपर। महंगी डिग्रियां कर लो, नौकरियां मिल जाएंगी, कब तक उस नौकरी पर स्टक करते रहोगे, स्टक करके रह जाओगे, तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ कहाँ होगी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, वो चीज सीखो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। ये लेक्चर जो है आपके लिए एक एक 20% 30% मैक्सिमम, इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको नहीं दे सकते। प्रोडक्टिविटी क्या देगा, सुनिए, एक बार देखिए, और उसके बाद उन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, आप जाकर एक बार देखिए। आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत बैलेंस शीट्स आती हैं, कभी न्यूज़पेपर उठा के देखो, आपको दिखेगी वहां पर बैलेंस शीट्स आती हैं। पब्लिकली जो पीएसयूज हैं और बाकी कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट वहां पर आती रहती हैं। तो वो चीज़ एक बार आप खुद से कोशिश किया कीजिए, वो चीज़ जरूर करना। मैं आपसे आशा करता हूँ आप ये करेंगे। मेरे लेक्चर्स को पूरा देख रहे हैं, ये पार्ट अगर आपने सुना है तो आई होप मैं आपके अंदर एक फायर जो है इग्नाइट कर पाया हूँ। प्लीज इन चीज़ों को जाकर खुद से कोशिश किया कीजिए। तो आप जो है, आपका कंप्यूटर प्राइमा फेसी, मैं और इसके अंदर कुछ काम कराने का है नहीं, आप इसको खुद से पढ़िए, प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देख लीजिएगा। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आता हो। पूरी अकाउंटेंसी है बस कंप्यूटर पर बैठ के करनी है, और कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जो है आप करिएगा। आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर कोई और टॉपिक बचता है तो वो मैं आपको करवा दूंगा, जैसे एसपीएसएस वगैरह हो गया, वो अपने अगले लेक्चर में हम जरूर कवर कर लेंगे। बट ये चीजें मैं आपसे विनती है कि आप जाके जो है अपना प्रैक्टिकली चीजों को सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद।